साकरे का जन्म 27 अगस्त 1947 को मद्रास में एक भारतीय फारसी परिवार में हुआ था। वह गुलाम हुसैन नमाजी और गौहर ताज बेगम नमाजी की बेटी थीं। गौहर ताज बेगम सर मिर्जा इस्माइल की सबसे छोटी बेटी थीं, जो मैसूर के दीवान रह चुके थे। उनका परिवार 1900 के दशक की शुरुआत से ही सिंगापुर में भी रहता था, जहां साकरे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। साकरे भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर और समाजसेवी थीं। 1965 में 18 वर्ष की आयु में साकरे का अकबर मिर्जा खलीली से विवाह हुआ, जो मद्रास से थे। अकबर मिर्जा खलीली एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और छात्र थे। 1954 में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली थी। वे दिल्ली, बगदाद, कोलंबो, पेरिस और अम्मान में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। 1976 में वे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल बने और बाद में ईरान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। अधिकांश पोस्टिंग में साकरे उनके साथ रहीं, सिवाय ईरानी क्रांति के समय के। इस दंपत्ति की 4 बेटियां थीं। बाद में अकबर खलीली इटली में भारत के राजदूत, ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त और मध्य पूर्व मामलों पर भारत सरकार के सलाहकार बने। साकरे 1983 में एक व्यक्ति से मिली, नाम था श्रद्धानंद। वह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली में रामपुर के पूर्व नवाब से मिलने गई थीं। श्रद्धानंद वहीं पर राज परिवार के लिए काम करता था और वह कर से जुड़े मामलों का अच्छा जानकार था। श्रद्धानंद शहरी जमीनी संपत्तियों के प्रबंधन में माहिर था। उसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए उसे बेंगलुरु बुलाया गया, ताकि वह साकरे की संपत्ति से जुड़ी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद कर सके। उसी समय साकरे के पति अकबर खलीली को ईरान में एक राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रद्धानंद बेंगलुरु आ गया, ताकि वह उनकी संपत्ति से संबंध में जो भी प्रबंधन है उसे मत कर सके। श्रद्धानंद खुद को गॉडमैन कहता था और तंत्र मंत्र जैसी चीजों में पारंगत होने का दावा भी करता था। असल में यह व्यक्ति एक पाखंडी था। इसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। यहाँ तक सब कुछ सही रहा, मगर अब साकरे का जीवन बदलने वाला था। आगे चलकर 1985 में साकरे और अकबर खलीली का तलाक हो जाता है। तलाक के 6 महीने बीत जाते हैं और अब साकरे एक ऐसा रास्ते का चुनाव करती हैं जहां से वापसी नहीं थी। अप्रैल 1986 में साकरे ने अपने परिवार और सामाजिक परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए श्रद्धानंद से विवाह कर लिया। साकरे ने श्रद्धानंद को अपनी संपत्ति और पैसों तक पहुंच की अनुमति दे दी थी। 1987 में श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी की संपत्तियों पर सामान्य पावर ऑफ अटर्नी हासिल कर ली, मगर लालच ने उसे असुरक्षित बना दिया, खासकर जब वह साकरे को अपनी बेटियों के साथ मेलजोल करते देखता था और प्रॉपर्टी के हिस्सों को बेचते हुए देखता। उसे लगा कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सारी प्रॉपर्टी का वह कभी पूरी तरह से मालिक नहीं बन पाएगा और हो सकता है जल्द ही उसके हाथ से सारी संपत्ति चली जाए। साकरे को भी शायद अब सब धीरे धीरे समझ में आने लगा था। साकरे की बेटी सबा को मुंबई में रहकर मॉडलिंग करनी थी, लेकिन अपनी माँ को हमेशा फोन करती रहती थी। देखते ही देखते सबा की उनकी माँ के साथ बातचीत बंद हो गई। वो जब भी कभी अपनी माँ को फोन करती तो फोन या तो श्रद्धानंद उठाता या फिर घर में मौजूद कोई अन्य व्यक्ति। ऐसे में एक रोज अचानक से सबा अपनी माँ से मिलने के लिए बेंगलुरु आ गई और उन्हें निराशा ही मिली। घर में साकरे नहीं थी। जब उन्होंने बार बार श्रद्धानंद से अपनी माँ की स्थिति के बारे में पूछा तो वो लगातार टाल मटोल करता रहा और कोई सही जवाब नहीं देता था। 1992 में उनकी बेटी ने बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। 3 वर्षों तक श्रद्धानंद ने साकरे के परिवार, दोस्तों और राज्य की कानूनी एजेंसियों से सवालों को चतुराई से टालता रहा। वह बेंगलुरु में आराम से रहता था और यह दिखावा करता था कि उसकी पत्नी विदेश में लगातार छुट्टियों पर है। 3 साल तक कोई एविडेंस नहीं, कोई गवाह नहीं। साकरे कहाँ हैं या उनके साथ क्या हुआ है, ये किसी को कुछ पता नहीं था। ये केस पूरी तरह डेड था। लेकिन तभी होता है एक कोइंसिडेंस, एक संयोग, और सामने आता है एक शराब के नशे में डूबा हुआ आदमी। यह मामला उस समय के सेंट्रल क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल महादेवा द्वारा सुलझाया गया था, जिन्होंने अपनी पारंपरिक पुलिस प्रशिक्षण को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। उन्हें अपना सबसे पहला और मजबूत सुराग एक नौकर से मिला,
जिसने शराब के नशे में महादेवा के सामने सेकी बगा रही थी कि उसने श्रद्धानंद के राज को छुपाने के बदले उसे ब्लैकमेल किया था। पुलिस को समझ आता है कि वे लोग जिस साकरे को खोज रहे हैं वो अब जिंदा नहीं है। मई 1994 में इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कर्नाटक पुलिस साकरे के घर जाती है जहां अब श्रद्धानंद रह रहा है। अपने ही घर के आंगन में गहराई से दफन किए गए साकरे के कंकाल के अवशेष बरामद किए गए। साकरे की हत्या को भारतीय आपराधिक इतिहास की सबसे विभत्स हत्याओं में से एक माना गया। साकरे की हत्या 28 अप्रैल 1991 को ही हो गई थी। उन्हें पहले नशा दिया गया, फिर एक गद्दे पर लिटाया गया, जिसे पहले से खोदे गए गड्ढे में रखे ताबूतनुमा डिब्बे में डाल दिया गया। जब साकरे के कंकाल के अवशेष बरामद किए गए और गद्दा हटाया गया, तो उनकी एक हथेली गद्दे को पकड़े हुए पाई गई, जो उनके नीचे रखा गया था। यह एक साक्ष्य था इस बात की पुष्टि करने के लिए कि उन्हें जिंदा ही दफनाया गया था। श्रद्धानंद के नौकर ने यह भी बताया कि श्रद्धानंद ने साकरे को दफन करने के बाद ऊपर से टाइल्स लगा दी थी और इन बीते सालों में इसके ऊपर पार्टियां करता रहा, नाचता रहा। श्रद्धानंद को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया, क्योंकि यह ऐसा पहला मामला था जिसमें शव निकालने की प्रक्रिया को वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था और पहली बार डीएनए परीक्षण तथा खुदाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को भारत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। 21 मई 2000 को बेंगलुरु की एक सेशंस अदालत ने श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2005 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। 12 सितंबर 2005 को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस मामले को दुर्लभतम में दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया। लेकिन 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सजा को बदलते हुए फांसी की जगह आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की रिहाई या माफी की संभावना नहीं थी। 2011 में श्रद्धानंद को बेंगलुरु के सेंट्रल प्रिजन से स्थानांतरित कर मध्य प्रदेश की भोपाल सेंट्रल प्रिजन भेज दिया गया, जो कि उसका गृह राज्य है। यह स्थानांतरण उसके ही अनुरोध पर किया गया था।